हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पूरे 100% चांस है कि यही सब क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में या फिर आपका जो भी एग्जाम होगा हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से अच्छे से पूरे क्लास को देखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, उसी को हम लोग कवर करेंगे और अच्छे से डिटेल से एक क्वेश्चन को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए फिर फाइनली क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखना है, एक भी क्वेश्चन आप लोग का मिस नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, साइकोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है हम लोग को, कह रहा है कि बहुबुद्धि संपर्क के प्रतिपादन किसने किया था। जो बहुबुद्धि संपर्क आप सभी को पता होगा, है ना। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत दिया। किसी ने द्विकारक सिद्धांत दिया, तो किसी ने तीन कारक सिद्धांत दिया, तो किसी ने क्या कहते हैं कि बहुकारक सिद्धांत दिया। किसी ने बुद्धि को 7 प्रकार में बांट करके प्राथमिक मानसिक समूह सिद्धांत दिया। तो इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दे रखा है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया बहुत सिद्धांत। आप सभी को पता होगा हार्वर्ड गार्डनर ने, है ना, बुद्धि को 8 प्रकार में विभाजित किया था और इसी 8 प्रकार को बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि संपर्क का प्रतिपादन किसने किया था। हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस पर मैंने बुद्धि को 2 प्रकार में द्विकारक सिद्धांत दिया था, है ना। तो इस तरह से अलग अलग मनोवैज्ञानिक का अलग अलग कॉन्सेप्ट है बुद्धि के सिद्धांत को लेकर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी ऐसा बुद्धि परीक्षण जिसमें शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। आप सभी को हमने बताया था कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं। जैसे कि अगर आप किताब पढ़ रहे हो, किताब पढ़ने के दौरान आपको नॉलेज या बुद्धि ग्रहण होता है, तो ये कौन सा बुद्धि हो जाएगा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। लेकिन जैसे कोई गेम खेल रहे हो, है ना, जैसे कि आपका क्यूबिक गेम हो गया या फिर क्या कहते हैं अलेक्जेंडर का पास एलोंग परीक्षण एक तरह का, वो भी एक जैसा गेम जैसा है। तो इसमें यहाँ पे कहीं पे शब्द या फिर लेटर अक्षर नहीं लिखे होते हैं, बस आप देखते हो उस आकृति को, फिगर को, रचना को, और उस हिसाब से आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हो। तो ये अशाब्दिक बुद्धि हो जाता है। तो जिसमें शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो शाब्दिक बुद्धि हो जाएगा। तो हमें पूछा गया अशाब्दिक, अच्छा शाब्दिक पूछा गया, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन हो जाएगा। तो पास एलोंग परीक्षण जो कि एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इस तरह का एक गेम है ये। घन का निर्माण करना, इन क्यूब बनाना, जैसे क्यूब आप लोग बनाते हो अलग अलग कलर में क्यूब रहता है, उसको जो है अलग अलग स्क्रैच कर करके उसको क्या रंग मिलाना पड़ता है। अगर आपने क्यूबिक गेम खेला होगा तो पता होगा। तो इसमें भी कोई शब्द नहीं होता है, ये भी अशाब्दिक हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण एक प्रकार का ये टेस्ट है, एग्जाम होता है, इसमें शब्द होता है, जाहिर सी बात एक तरह का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा देंगे। इनमें सभी देख करके इनमें सभी मत लगा देना। अक्सर जो आप लोग लगा देते हो जहाँ पे इनमें सभी है, चलो मार दो आंख बंद करके, तो यहाँ पे कंफ्यूज करने इनमें सभी दे दिया है, तो आप लोग सभी मत कर देना, सिर्फ ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे बात करते हैं। क्वेश्चन तीसरा पूछा गया हम लोग को, निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। बुद्धि लब्धि समझते हो, जिसको आईक्यू बोलते हैं। आईक्यू जिसको अस्टन ने 1912 में विकसित किया था। आईक्यू जो तरह का नंबर पर आधारित होता है, यानी अगर 100 आपका आईक्यू है तो मतलब आप एवरेज बंदा है। अगर 100 प्लस आपका आईक्यू है यानी आपको बुद्धिमान माना जाता है। अगर 100 से कम आपका आईक्यू है तो आप कम बुद्धि माने जाते हैं। तो पूछा गया आईक्यू का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। आईक्यू बराबर होता है MA यानी मानसिक आयु बटे CA यानी कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु इंटू 100, और बटे में क्या है CA कालानुक्रमिक आयु, जिसको हम लोग वास्तविक आयु भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना जो मानसिक आयु होगा ऊपर होगा। मानसिक हमने ट्रिक बताया था, याद करने का ट्रिक क्या है, मानसिक यानी हमारा मस्तिष्क, दिमाग क्या होता है हमेशा ऊपर होता है, तो मानसिक आयु क्या होगा, ऊपर होगा, और नीचे में क्या होगा, CA हो जाएगा। तो मानसिक आयु देखो एक यहाँ ऊपर में एक यहाँ है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। इंटू वास्तविक 100 इसमें गायब है, इस वजह से ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें है तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 4 पूछा गया कि गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं आते। आप सभी को पता होगा हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को जो है 8 प्रकार में विभाजित किया, जिसको बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। तो 8 प्रकार में से कौन से प्रकार नहीं है, तो भाषाई बुद्धि गार्डनर के बुद्धि में आता है, बिल्कुल परफेक्ट है। तार्किक गणितीय बुद्धि ये भी आता है। स्थानिक बुद्धि जो स्थान का नॉलेज हो, इसको भी मतलब ये भी गार्डनर की बुद्धि में आता है। लेकिन अनुभवजन्य ये बुद्धि कोई गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमें पूछा गया कि कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं आता है। तो 8 प्रकार जो दिए हैं उन्होंने से ये जो 3 प्रकार है ये आते हैं, लेकिन इनमें ये जो प्रकार दिया गया है ये अनुभवजन्य, ये गार्डनर के बुद्धि प्रकार में से कोई मेल नहीं खाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते क्वेश्चन करा कि पास
मॉडल का विस्तृत रूप क्या है? पास मॉडल का विस्तृत रूप, पास पास जिसने इसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोले तो PASS, ठीक है, PASS पास। ये पास जो मॉडल क्या है तो P से प्लानिंग, A से अटेंशन, S से सिमुलटेनियस और S से सक्सेसिव। इसको हिंदी में बोले तो योजना है ना, प्लानिंग मतलब योजना, अवधान, उत्तेजन, समस्थानिक, अनुक्रमिक। यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, पास मॉडल का विस्तृत रूप। जितने बच्चे ऑप्शन ए पे लगाए हैं बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानसिक आयु के संपर्क से किसने परिचित कराया? आप सभी को पता होगा सबसे पहले मानसिक आयु में जो काम किया था वो थे कौन थे? तो मनोवैज्ञानिक, उसका नाम था बिने साइमन, है ना। सबसे पहले मानसिक आयु पर इन्होंने क्या कहते हैं कार्य शुरू किया, बच्चों की मानसिक आयु निकालना शुरू किया। मानसिक आयु नहीं, सोचने की उम्र जो होती है उसको मानसिक आयु कहते हैं। तो पूछा गया कि किसने परिचित कराया सबसे पहले, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, बिने बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते क्वेश्चन 7 पूछा गया कि बुद्धि विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? मानसिक आयु हो गया और बुद्धि हो गया, ये सब में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक वही बिने आ जाते हैं, ठीक है, अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिने साइमन दिया है, यहाँ पे सिर्फ बिने दिया हुआ, तो ऐसा मत समझना कि कोई दोनों अलग आदमी है, ठीक है, अल्फ्रेड बिने या फिर बिने साइमन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, बुद्धि का बिने साइमन परीक्षण जो है कब विकसित हुआ था? बुद्धि का बिने साइमन बुद्धि परीक्षण ये 1905 में विकसित हुआ था। ऑप्शन बी पे आप लोग को राइट लगा देना। क्वेश्चन नंबर 8 का जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रखे हैं बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 9 पूछा गया हम लोग को कि मंद या अल्प बुद्धि बालकों की IQ है ना कितनी होती है? यानी जो मंद है, अल्प है, उनकी जो है बुद्धि लब्धि यानी IQ कितना होता है? आपको हमने बताया जो IQ एक नंबर पे बेस होता है। 100 है तो मतलब सामान्य है, 100 से कम है तो क्या है? कम बुद्धि वाला है। तो हमें मंद या अल्प देखना है जो कम बुद्धि वाला हो। तो 70 से 86 जो कि कम तो है लेकिन इतना भी कम नहीं है, चलने वाला है। 87 से 112 एक एवरेज जैसा ही है। 70 से कम ये कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ पे 70 और 86 के बीच में यानी चलने वाला है। लेकिन ये 70 से और कम है यानी ये अल्प या मंद बुद्धि कैटेगरी वाले बालक में आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 113 से 28 ये तो बहुत हाई बुद्धि वाला में आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की? हार्वर्ड गार्डनर ने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की, जिसको क्या कहते हैं? तो बोलोगे इसको कहते हैं हम लोग बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूर्ख व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति उसको बोलते हैं जो पूरी तरह से भद्दा है, दिमाग का तरह समझो कि गोल है, बिल्कुल भी उसका दिमाग जो है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं। तो पूछा गया एक मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं उसको 20 से 40 होगा, क्योंकि जितना IQ कम होगा उतना जो है बुद्धि कम होगा। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बाकी 70 से 89, 50 से 69 ये वाले व्यक्ति थोड़ा बहुत दिमाग वाला हो सकते हैं। कह रहा है कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी जाती है। तो देखो व्यक्ति की जो है मन की 3 शाखाएं होती है, एक तो इदम होती है, एक अहम होता है, एक प्राहम होता है। इदम जो हमेशा खुशी उल्लास है ना ये चाहता है, और अहम जो है ये सोच समझ तर्क पे आधारित चलता है, और जो प्राहम है ये नैतिकता के आधारित पर चलता है, ठीक है। तो हमें पूछा गया नैतिक शाखा मानी जाती है, तो प्राहम हो जाएगा, जिसको सुपर ईगो कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देते हैं, ताकि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से एग्जाम में बना सकते हो। और याद रखें ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इदम क्या है? जो तुरंत खुशी चाहता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, उसको अगर खिलौना लेना है तो वो ये नहीं सोचता है कि मेरे माँ बाप के पास पैसा है या नहीं है, अभी हमारे घर की स्थिति कैसी है नहीं है, ये सब नहीं सोचता। बस उसको खिलौना चाहिए तो चाहिए, उसके लिए रोएगा चिल्लाएगा और उसको कोई मतलब नहीं है, कोई सोच विचार नहीं है। यानी ये वाली जो चाह होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इदम बोलते हैं। जैसे एक 2-3 साल का बच्चा है, रात के 2 बजे बोल रहा है मुझे समोसा चाहिए खाना, मुझे समोसा चाहिए, मुझे खाना है। अब ये चिल्ला रहा है, उसको पता नहीं कि रात के 2 बज रहे कहीं समोसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो चिल्ला रहा है, मांग रहा है, उसको समोसा चाहिए, मतलब वो सिर्फ खुशी चाह रहा है। वो दिन दुनिया और किसी की परवाह नहीं कर रहा है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल की सोच समझ नहीं है, तर्क पर कोई भी आधारित नहीं है। ये क्या है? इदम है। किसी तरह जैसे मान लो कोई अभी आपके एज में कोई लड़का है, बोलते कि मुझे फलाने लड़की से शादी करना है तो करना है, माँ बाप को ब्लैकमेल कर रहा है कि नहीं मुझे करना तो करना है, उसी से करना है। मतलब दिन दुनिया से कोई दुनिया क्या कहे नहीं कि उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब करना है तो करना है। ये जो इच्छा होती है जो सिर्फ खुशी चाहता है, आनंद चाहता है और किसी का नहीं सोचता है, ये इदम वाली चाह होती है। प्राहम की बात करें, सॉरी अहम की बात करें जिसको ईगो बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं? सोच विचार होते तर्क होते हैं। मान लो आपको किसी से शादी करना है, आपने माँ बाप से बोला, उसके लिए जो है आपको बताया कि अभी ऐसी स्थिति है, अभी नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं और पैसा वैसा
ठीक ठाक कर रहे हैं और एक तरह का क्या कहते हैं घर वाले को खुश कर रहे हैं, उसके घर वाले को मना रहे हैं और एक तर्क पे आधारित पे क्या सही है क्या गलत करके आप फिर उस शादी को कर रहे हैं, मतलब ये आपकी इच्छा हो गया, मतलब ये जो आप कर रहे हैं एक तरह का अहम हो गया, यानी आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, आप एक तरह का सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तर्क कर रहे हैं क्या करना सही है या नहीं है, क्या अभी हम करेंगे तो ये चीज़ परफेक्ट टाइम है या नहीं है। जैसे एक बच्चे को खिलौना चाहिए तो खिलौना के लिए मन करता है, एकदम कहता है खिलौना लो, लेकिन सोचता कि नहीं मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, अभी नहीं लेंगे खिलौना, चलो खिलौना से क्या ही होने वाला है, चलो नहीं लेते खिलौना। तो इस तरह की जो तर्क के आधार पर जो सोचता है ये हो जाता है अहम। अब प्राहम क्या होता है, तो प्राहम में एक तरह का नैतिकता हो जाता है। नैतिकता बोला मतलब समाज के लिए कौन सा बेस्ट है। जैसे कि अगर आपको अहम कहता इदम कहता है कि लव मैरिज करो, है ना, किसी लड़की को लेकर उठा के भाग जाओ, दुनिया जो कहे कोई मतलब नहीं, लेकिन अहम कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें तर्क के आधार पर चलना है, हमें एग्जैक्ट टाइम ढूंढ करके हमें जो उससे शादी करना है, घर वाले को उनके घर वालों को मना के करना है। लेकिन प्राहम कहता नहीं, बिल्कुल गलत है, समाज में इस चीज़ को अच्छा नहीं माना गया है, आप लव मैरिज कर ही नहीं सकते हो, समाज में अगर आप करते हो तो माँ बाप की बदनामी होगी, समाज की बदनामी होगी, आपको लोग गलत कहेंगे, तो ऐसे सवाल आपके ऊपर उठेंगे। ये हो गया एक तरह का सूफी वाला इंसान, है ना। इस तरह की जो सोच वाले होते हैं, एक तरह का समझो कि एक बड़े बुजुर्ग वाले लोगों की सोच होती है इस तरह से कि हमें समाज को लेकर चलना पड़ता है। तो जब सामाजिक चीज़ों पर आ जाए कि हमें समाज में किस चीज़ को अलाउ करता है, किस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, वैसी सोच हमारे अंदर आ जाए तो फिर वो हो जाती है नैतिक और प्राहम। तो पूछा गया नैतिक शाखा मानी जाती है तो क्या हो जाएगा, प्राहम हो जाएगा। और अहम क्या होगा, ये नैतिक पर नहीं होता है, एक तरह का तर्क पे होता है। किस पे होता है ये तर्क, क्या सही क्या गलत, और इदम कोई तर्क नहीं, सिर्फ ये आनंद, ये किस पे होता है, आनंद, खुशी पे। तो ये आनंद, ये तर्क और ये नैतिक, तो तीनों चीज आप लोग समझ लिया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, अच्छा ये तीनों चीज जो दिया था किसने, फ्रायड ने दिया था, ये भी चीज याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में 5 मार्क्स में आएगा तो आप लोग बना लेना, अच्छे से समझा दिया मैंने। कहा कि पर्सनैलिटी शब्द लैटिन के किस शब्द से आया है, तो पर्सोना से आया है। पर्सनैलिटी कहां से आया, लैटिन के पर्सोना शब्द से है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि मनोगातिक उपागम विचारधारा का प्रतिनिधित्व किसने किया था। 14 नंबर क्वेश्चन, जहां पे भी मनोगातिक आ जाए, मनो विश्लेषण आ जाए, यानी मन से जुड़ा आ जाए, तो आंख बंद करके आप लोग एक व्यक्ति याद रखना जिसका नाम होगा फ्रायड। क्या होगा, फ्रायड, ऑप्शन सी। मन शब्द जिसमें भी आ जाए तो समझ जाना है कि ये पूरा क्रेडिट किसको जाएगा, फ्रायड का जाएगा, क्योंकि मन के बारे में फ्रायड ने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, मनोज्ञात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि मन के चेतन अचेतन, इस तरह से कई जो है इन्होंने जो है क्या कहते हैं कि खोजबीन किया है, कई जो है एक तरह का क्या बोलते हैं उसको सिद्धांत दिए हैं मन के संबंधित। आगे क्वेश्चन कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक 5 अवस्था सिद्धांत, आप सभी को पता होना चाहिए। फ्रायड ने जो है व्यक्ति अवस्था के 5 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें से क्या कहते हैं कि एक बच्चा जो पैदा होता है उसके बाद एक बच्चा जब एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है, एक बुढ़ापे में पहुंच जाता है, तो कितने अवस्थाओं से होकर गुजरता है, 5 अवस्थाओं में होकर गुजरता है, और जो फ्रायड ने विस्तार से इसके बारे में समझाया है ना। पहला अवस्था जिसको मुख अवस्था कहते हैं, दूसरा अवस्था गुदावस्था कहते हैं, तीसरा अवस्था कहते हैं लैंगिक अवस्था कहते हैं, चौथा अवस्था एक तरह के क्या कहते हैं घूम फिर वाला अवस्था होते हैं, और 5वां अवस्था क्या कहते हैं कि जनन केंद्रीय अवस्था कहते हैं। इस तरह से लगभग 5 अवस्था में जो है फ्रायड ने क्या किया है, तो व्यक्ति के विकास को डिवाइड किया है। तो पूछा गया कि किस मनोवैज्ञानिक अनुसार व्यक्ति विकास का एक 5 अवस्था सिद्धांत है, तो फ्रायड, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांतों को सामाजिक उन्मुख क्या कहते हैं अपने सिद्धांतों को सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में क्या कहते हैं कि प्रदर्शित किया है। मनोवैज्ञानिक अपने सिद्धांत को सामाजिक, बताओ हार्ने, एडलर, सेल्डन या फिर फर्म बताओ फटाफट से। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे, जल्दी से आप लोग को आंसर करना है। चलिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में प्रदर्शित किया है, याद रखेंगे वो एडलर है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि SMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया है, तो SMPI कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखेंगे हाथवे तथा मैकिल ने, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति किसने माना है, बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी को राइट आंसर लगा देना, याद रखें 18 का ऑप्शन ए जितने बच्चे लगाए बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट हो जाएगा। कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति को क्या माना है, पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 19 पूछा गया किस अवस्था में किस अवस्था में जननेंद्रियां पर फोकस होती है ना, तो गुदावस्था, लिंग प्रदान, जननेंद्रिय अवस्था, है ना, जो कि फ्रायड का 5वां अवस्था है जिसमें व्यक्ति शादी करना चाह रहा है
है ना। ये होता है पांचवा अवस्था, क्या कहते हैं, जननेंद्रियावस्था। इसमें व्यक्ति जनन इंद्र यानी जनन इंद्र समझते हो, यानी जो अंग जनन के लिए है ना, उन इंद्रियों का विकास होता है उस टाइम पे, और व्यक्ति का एक इच्छा होता है कि हमें जो है अब शादी करना है। तो ये होती है फ्रायड का पांचवा अवस्था। गुदावस्था में जब बच्चा जो है एक तरह का चल फिर सकता है और उससे मल मूत्र त्याग करके उसको खुशी मिलता है, जहाँ पे जाओ है ना, बच्चा पेशाब करता है और कुछ कुछ करके मतलब रास्ते वगैरह में उसको ये सब करके खुशी मिलता है, ये होता है गुदावस्था। मुख अवस्था में बच्चा जो आनंद लेता है, खुशी लेता है, किससे, मुख के माध्यम से। बच्चे को कुछ भी हाथ में पकड़ाओ वो तुरंत मुंह में डाल लेता है, एक पैसे दो मुंह में डाल लेता है, एक खिलौना दो तुरंत मुंह में डाल देता है, एक बोतल दे दो मुंह में डाल लेता है। मतलब बच्चा उस अवस्था में सारी चीज अपने मुंह में डाल के अपने आप को खुशी प्रदान करता है। गुदावस्था में इधर उधर क्या कहते हैं कि मल मूत्र त्याग करके अपने आप को खुशी प्रदान करता है। लिंग प्रधान अवस्था में यहाँ पे जो है कंपेयर करके अपने आप को खुशी प्रदान करता है, यानी अगर बच्ची लड़की है तो माँ के जैसा बनने की कोशिश करता है, अगर बच्चा लड़का है तो क्या हो जाएगा, अपने पिता के जैसा बनने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि पिता जैसे कर रहे वैसे हम एक्टिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो यह अवस्था लगभग 5 से 7 साल की उम्र में होती है ना। 5 से 7 साल का बच्चा जो होता है जैसे जैसे पिता करते हैं वैसे वैसे ये भी करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं लिंग प्रधान। और जनन इंद्रिय अवस्था क्या होते हैं, इसमें व्यक्ति बड़ा हो जाता है, 18 से 20 साल का होता है। इस टाइम पे अब उससे लगता है कि मुझे शादी करना है, शादी करके हमें खुशी मिलेगा। तो इस तरह से फ्रायड ने जीवन को, लाइफ को 5 अवस्थाएं बांटा। यहाँ पे हमने 4 अवस्था के विस्तार कर दिया है ना। एक अवस्था खेलकूद अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है इधर उधर खेलकूद करके ही अपने आप को आनंद देता है, अपने आप को खुशी देता है। जैसे वो उम्र होता है 13 से 15 साल की उम्र है ना, 12 से 13 साल, 14 साल, 10 साल, इस सब उम्र में व्यक्ति बच्चा जो है अपने आप को खेल कूद में, क्या कहते हैं, पढ़ाई वगैरह में अपने आप को संभाल लेते हो, वहीं पे अपने आप को खुशी देता है। क्वेश्चन 20 कर रहा है हम लोग को, सामूहिक अचेतन का संपर्क का प्रतिपादन किसने किया था। सामूहिक अचेतन के संपर्क का प्रतिपादन यहाँ पे बताओ आप लोग को फटाफट से। 20 में क्वेश्चन का आंसर लगाना। चलो 20 में क्वेश्चन ऑप्शन, सर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है फिर भी आया हूँ, पॉलिटिकल साइंस बुक से कितना नंबर का सब्जेक्टिव आता है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस बुक से आप अगर बिहार बोर्ड के हो तो समझो कि 50-60 नंबर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है अब संविधान से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इस बार, तो संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है ना। 40 लगभग तो आना चाहिए मेरे हिसाब से संविधान से, 60 नंबर बुक से मान के चलो। सामूहिक अचेतन का संपर्क का प्रतिपादन किसने किया था, तो याद रखेंगे ये युंग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 20 में क्वेश्चन, चलो जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रखे हैं, चलो वेरी गुड। आगे बात करते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 पूछा गया कि व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगा देना है अल्पोर्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन अल्पोर्ट, नहीं अल्पोर्ट नहीं, कैटल हो जाएगा। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादन कैटल, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी। चलो 21 नंबर क्वेश्चन जितने बच्चे ऑप्शन सी लगाए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया हम लोग को, मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था। मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन, मनोविश्लेषण समझते हो आप लोग, यानी जब इंसान के मन का विश्लेषण किया जाए, मन के बारे में विस्तार से समझा जाए किसी के, तो हमने आपको बताया था जहां पर भी मन आ जाए तो सीधा एक व्यक्ति याद रखना, फ्रायड। क्या याद रखना, फ्रायड। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रायड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चे ऑप्शन बी पे लगाए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 करा कि निम्न में से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है। मनोविश्लेषण में कौन चीज संबंधित नहीं होगा, यानी मनोविश्लेषण में क्या चीज को अपनाई नहीं जाती है। मुक्त सहचर्या है ना, बिल्कुल अपनाई जाती है। स्वप्न विश्लेषण यानी सपना का विश्लेषण, यानी क्या ख्वाब देख रहा है, उनके ख्वाब के आधार पर उनके मन का पता लगाया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सकारात्मक प्रबलन और टोकन इकोनॉमी ये नहीं है ना। सकारात्मक प्रबलन यानी एक तरह का उसको क्या कहते हैं कि पॉजिटिव पुरस्कार देना, उसको सम्मानित करना, इससे उसके मन के बारे में पता नहीं चल पाता है, ठीक है। टोकन इकोनॉमी उसी संबंधित है, जब कोई इंसान कोई काम करता है तो उसके बदले में उसको इनाम या ट्रॉफी देते हैं, इस तरह का टोकन इकोनॉमी हो गया। तो इससे हम किसी के मन के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। मुक्त सहचर्य से लगा सकते हैं, उसके सपना का विश्लेषण करके पता लगा सकते हैं। स्थानांतरण की अवस्था, ये सबसे हम उनके मन का विश्लेषण कर सकते हैं, जबकि टोकन प्रबलन से नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के जितने बच्चे ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 24 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। नैतिक कमांडर आपको अभी हमने समझाया था, है ना। जो अहंग है ये क्या है, तो बोलो सर अहंग जो है ये तर्क वाला कमांडर है, ये तर्क पे आधारित है। उपाहंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईडी बोलते हैं, ठीक है, इसको आईडी बोलते हैं। अहंग को ईगो बोलते हैं।
और प्राहम को सुपर ईगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर ईगो। तो प्राहंग क्या है? तो प्राहंग बोलोगे ये नैतिक कमांडर है। अहंग जो है, ईगो जो है वो क्या है? तो ईगो बोलोगे तो ये हो जाएगा हमारा तर्क। और जो उपाहंग जिसको आईडी बोलते हैं ये हो जाएगा आनंद, सिर्फ ये खुशी चाहता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप लोग को याद रखना है, कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। कह रहा है कि व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना? बताओ, कार्ल युंग, एडलर, फ्रायड, सेल्डन। व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक, बताओ 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगा दोगे? फटाफट से बताना आप लोगों को। 25 नंबर क्वेश्चन व्यक्तित्व के बारे में पूछेगा तो आप लोग कार्ल युंग लगा देना है, ऑप्शन ए, क्योंकि कार्ल युंग का नाम व्यक्तित्व के विश्लेषण में आता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है? यानी सही क्रम में बताना है। तो पहला जो होता है अहंग होता है, तो ये बात तो यहाँ पे सही है। सॉरी, अहंग नहीं होता, उपाहंग होता है। उपाहंग, अहंग, प्राहम, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उपाहंग मतलब आईडी, ईगो, अहंग, और ये सुपर ईगो। ठीक है, ये क्या होता है? सुपर ईगो। तो अहंग जो सिर्फ आनंद चाहता है, ईगो यानी यहाँ पे तर्क होता है, और प्राहम जहाँ पे नैतिक होता है, सुपर ईगो। तो ये एक सही क्रम है, आनंद, तर्क और नैतिक। ठीक है, तो जितने बच्चे ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया जो व्यवहार चिकित्सा है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? आप लोग को दिख रहा है ना क्वेश्चन? चलो, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बोलो सर व्यवहार चिकित्सा जब भी आ जाए तो आपको लगा देना इसको अधिगम सिद्धांत कहते हैं या फिर सीखने की सिद्धांत कहते हैं। अधिगम मतलब सीखना। तो व्यवहार चिकित्सा में चीज़ों को सीखा जाता है, क्योंकि इंसान को व्यवहार करें पता नहीं तो कौन सा अच्छा व्यवहार होता है, क्या होता है। लोग अगर गलत संगति में रहकर गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। तो व्यवहार जो सिद्धांत है, व्यवहार जो चिकित्सा है, इलाज जो है, ये सीखने के सिद्धांत पर, अधिगम के सिद्धांत पर। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते क्वेश्चन करा है कि मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध की बात करें तो हमने बताया जहां पे भी मन आ जाए तो समझ जाना वो हो जाएगा फ्रायड। क्या हो जाएगा? फ्रायड। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कराए, किसने कहा जन्म कर्म व्यक्ति का निर्धारक है? ये बात किसने कहा कि जन्म कर्म व्यक्ति का निर्धारक है? बताओ फटाफट से। युंग, कार्नियर, या फिर क्या कहते हैं फ्रॉम और एडलर। 29 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग को राइट आंसर लगा देना है। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहा था एडलर ने। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम में अग्रणीय मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? चलो, शुभम कश्यप बोल रहे सर एप्लीकेशन पे संविधान वाला पढ़ाइए, मुझे 98% लाना है। अरे पॉलिटिकल साइंस मैं हूं तो आप लोग काहे चिंता कर रहे हो? संविधान क्या, जो क्वेश्चन आपके संविधान से आएगा एग्जैक्ट वही डिक्टो क्वेश्चन आप लोग को देने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस का। खास करके जो एप्लीकेशन है बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, तो आप लोग जो एप्लीकेशन में अगर जुड़े तो उसको तो चिंता ही नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस का हमने बुक 2 कंप्लीट कर दिया। बुक 1 से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए बुक 1 तो किया ही नहीं है, उसको भी कर लेंगे। क्वेश्चन ना के बराबर देख रहे हो एग्जाम में जो है बुक 1 से क्वेश्चन पूछ ही नहीं जा रहा है। अदर बोर्ड का पूछा जाएगा तो अदर बोर्ड वाला ऐसा नहीं करना कि बुक 1 पढ़ना छोड़ दो। बिहार बोर्ड का बुक 1 में मुश्किल से 8-10 क्वेश्चन पूछ ले, वही गलीमत है, बाकी में तो पूरा बुक 2 और संविधान से रहने वाला है। कह रहा कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम में अग्रणीय मनोवैज्ञानिक, क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे थे ना? हाँ, क्वेश्चन 30 कह रहा कि व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणीय मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अल्पोर्ट को। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन 31 पूछा गया हम लोग को कि सोल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? सोल्डन ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार में डिवाइड किया। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। व्यक्ति के बनावट के अनुसार, है ना, मोटाकार, आयताकार, लंबाकार, है ना, जिसको गोलाकार भी कहते हैं, क्या कहते हैं मोटा वाले व्यक्ति को। तो इस तरह से 3 प्रकार में सोल्डन ने डिवाइड किया। कह रहा कि एफ्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? देखो फोबिया क्या होता है? अनचाहे डर, मतलब बिना वजह जब किसी इंसान को जब डर लगता है इसको फोबिया कहते हैं, जबकि एक्चुअल में वो हानिकारक नहीं होता है। जैसे कोई इंसान सांप को देख लेता है, डर जाता है, जब तक सांप काटेगा तब तक तो हानिकारक है नहीं। कोई ऊंचाई में चले गया, नीचे देख लिया तो डर लगता है, अरे ऊंचाई से गिरेगा तब डरना चाहिए, तब उसको कुछ होने वाला है, लेकिन ऊंचाई से ऐसे ही डर जा रहा है। कोई समुद्र को देख लेता है तो डर जाता है, पानी को देख कर डर जाता है। कोई अंधेरे कमरे में रहता है अकेले, डर जाता है कि भूत आ जाएगा, जिन आ जाएगा, शैतान आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है लोगों के, जबकि नुकसान देने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी इंसान को डर लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोबिया।
तो हमें पूछा गया कि एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होगा, यानी कौन सा डर को एक्रोफोबिया बोलेंगे। तो ये एक्रोफोबिया हो जाएगा आपका ऊंचाई से डरना। ठीक है, ऊंचाई से डरना को एक्रोफोबिया बोलते हैं। इसमें एक आता है एगोरोफोबिया। कौन सा? एग्रो अगर आ जाए तो एग्रो में ऊंचाई मत लगा देना, एग्रो में भीड़ भाड़ वाले जगह से डरना। कई बार क्या होता है, इंसान भीड़ भाड़ में जाकर के क्या होता है, फंस जाते हैं और उसको डर लगता है हम खो जाएंगे और बताने हमको मार देगा सब भीड़ में, हम क्या कहते हैं सभी के पैर के नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे डर को कहते हैं क्या कहते हैं कि एग्रोफोबिया। तो जो भीड़ भाड़ वाली जगह से डरता है एग्रोफोबिया, ऊंचाई से डरता है एक्रोफोबिया, आंधी तूफान से डरता है उसको एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोफोबिया। और कोई अंधेरे से डरता है उसको निक्टोफोबिया बोलते हैं, है ना। अंधेरे से डरने वाले को निक्टोफोबिया बोलते हैं। जो पानी से डरता है उसको बोलते क्या? उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, उसको हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो ये सारे चीजें आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जो समाज में डरता है सोशल, उसको सोशल फोबिया कहते हैं, सामाजिक फोबिया कहते हैं। कह रहा है कि एग्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है। देखो एग्रोफोबिया पूछ लिया तो हम बोलेंगे भीड़ भाड़ वाली जगह से डर, है ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, एग्रोफोबिया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करा है कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द में, स्ट्रेस शब्द की, है ना, कहाँ चले गया, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो स्ट्रेस शब्द याद रखेंगे स्ट्रेक्टस। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेक्टस जो है शब्द है, इसी से स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति हुई है। स्ट्रेस समझते हो ना, एक तरह का तनाव, है ना, इंसान के ऊपर जो टेंशन आता है। जैसे कल आपका एग्जाम है तो आप आज क्या कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, पता नहीं क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, ये हो गया स्ट्रेस। ठीक है, हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, पता नहीं हम एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसी जो टेंशन होती है इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक तो नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव स्ट्रेस, नकारात्मक स्ट्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं डी स्ट्रेस, और जो पॉजिटिव होता है वो कहते हैं यू स्ट्रेस। जैसे कि अगर आप कल परीक्षा से डर रहे हो, आपको टेंशन है, तो आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, जो कि अच्छी बात है। ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको सकारात्मक स्ट्रेस कहेंगे, जिसको हम लोग यू स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन आप परीक्षा के डर से इतना पढ़ाई में एकदम ये हो गए कि आप पागल जैसा हो गए हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, टेंशन में एकदम डिप्रेशन में चले आ रहे हो, तो फिर ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी स्ट्रेस। तो एग्जाम में पूछाएगा कि नकारात्मक स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, तो यू डी स्ट्रेस बोलते हैं, और सकारात्मक स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं। अगर थोड़ा बहुत टेंशन अच्छी बात है ताकि आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो गलत बात है ये, इससे फिर आप कहाँ जा सकते हो, तो फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो पूछा किन हार्मोन की वजह से रक्तचाप में परिवर्तन आता है। तो रक्तचाप में एड्रिनल और कॉर्टिसोल हार्मोन से होता है। जब इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, और बहुत ज़्यादा जब टेंशन में आ जाता है और फिर वो टेंशन इतना बढ़ जाता है तो फिर इंसान के पाचन की गड़बड़ी आ जाता है। उस टाइम पे एड्रिनल और कॉर्टिसोल ये हार्मोन रिलीज होता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो पूछा गया है कि कुछ हार्मोन की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है। तो ये एड्रिनल कॉर्टिसोल और ये एड्रिनल कॉर्टिसोल क्या कहते हैं, एड्रिनल और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है ये क्यों स्रावित होता है, क्यों निकलता है, जब इंसान अत्यधिक टेंशन में आ जाता है तब ये निकलता है। इसलिए इंसान को ज़्यादा टेंशन नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर ये हार्मोन आएगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हार्मोन से होता है रक्तचाप में परिवर्तन। क्वेश्चन कर रहा है कि व्यक्तियों में शारीरिक बीमारी में कितने प्रतिशत जो है क्या कहते हैं, कितने प्रतिशत दबाव की भूमिका है। तो याद रखेंगे जो आपका 50 से 70% इंसान जो बीमार पड़ते हैं ना, सिर्फ वो दबाव की वजह से, टेंशन की वजह से। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पूछा गया कितने प्रतिशत योगदान है, तो 50 से 70%, लगभग 60% जो है इंसान जो है आज के टाइम पे दबाव, टेंशन की वजह से बीमार है, बिना कोई वजह से, सिर्फ टेंशन को लेकर के। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं। जब इंसान का शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है और थक करके इतना क्या कहते हैं कि पूरा शरीर जो एक तरह का समझो कि बेचैन हो जाता है, और वैसी स्थिति को हम लोग कहते हैं बर्नआउट। क्या बोलते हैं, बर्नआउट। तो शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को क्या कहते हैं, जब इंसान का शरीर पूरा काम करके थक जाता है, इसी को बोलते हैं बर्नआउट। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। करा कि सचेत प्रतिक्रिया, प्रतिरोध, परिश्रांति 3 चरण है, किसके अंतर्गत आते हैं, है ना। यानी सचेत प्रतिक्रिया जिसको अलार्म स्टेज बोलते हैं, प्रतिरोध, है ना, एक परिश्रांति, ये 3 जो है क्या कहते हैं कि स्टेज है इंसान को थकाने के लिए, इंसान के दिमाग में टेंशन डालने के लिए, है ना। तो ये 3 स्टेज है, ये किस में आता है, तो GAS में आता है। ये कहाँ पे आता है, GAS। ऑप्शन हमारा बी, GAS,
है ना। जीए सिद्धांत में 3 आते हैं, सचेत एंड अलार्म स्टेज। जब भी हमारे पास कोई टेंशन आते हैं तो हमारे दिमाग में वो चेतना जगता है कि हमें इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। और प्रतिरोध में क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालने के हम लड़ते हैं, है ना। और फिर तीसरा में क्या होता है, हम थक जाते हैं, तो हमारा शरीर क्या होता है वहाँ पे थक जाता है और फिर हम बीमार अवस्था में चले आते हैं। तो पूछा गया कि बीमार अवस्था कौन सा है, परिश्रांति। किस अवस्था में हमारा शरीर उस टेंशन से लड़ता है, तो प्रतिरोध। और अलार्म स्टेज क्या है, जब वो टेंशन हमारा अचानक कानों में आती है और अचानक सुनते हैं और हमारे दिमाग का अब क्या करना चाहिए, तो ये हो जाता है सचेत प्रतिक्रिया। तो ये तीनों प्रतिक्रिया किसका है, तो GAS, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पहला वाला में अलार्म स्टेज इन्फॉर्मेशन, दूसरा में प्रतिरोध, हमारा शरीर उससे लड़ता है, और तीसरा में परिश्रांति, हमारा शरीर लड़ लड़ के बीमार हो जाता है। कह रहा है कि प्रतिबल के विपरीत अवस्था को क्या बोलते हैं, तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था को शिथिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शिथिलीकरण। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। प्रतिबल का मतलब क्या होता है, एक तरह का स्ट्रेस, और शिथिलीकरण का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का खत्म मुक्त करना। तो विपरीत बोल रहा है, तो विपरीत अवस्था शिथिलीकरण हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, यानी किस वजह से जो हमारा ऊपर टेंशन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। तो चिंता से प्रतिबल आएगा, सामाजिक प्रतिबल, ये भी सही है। संघर्ष, किसी से संघर्ष करोगे, कंपटीशन करोगे तो प्रतिबल टेंशन आएगा। लेकिन कुंठा एक ऑलरेडी प्रतिबल है, ये आपका आ चुका है, यानी कुंठा क्या कहते हैं, आपके अंदर में एक तरह का अलग वो टेंशन है। तो टेंशन से क्या टेंशन, मतलब ये कुंठा एक तरह का प्रतिबल ही है, ये प्रतिबल का स्रोत नहीं है। यानी कुंठा मतलब ही होता है आपका अंदर टेंशन। कुंठा हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, द्विंद हो गया, ये सब ऑलरेडी आपका टेंशन। प्रतिबल हो गया, ये तीनों सिमिलर जैसा है। लेकिन चिंता करोगे तो प्रतिबल का स्रोत है, प्रतिबल आ सकता है। समाज में कोई अगर प्रतिबल हो रहा है, कोई कंपटीशन वगैरह, समाज में कोई ऐसा चीजें हो रहा है, टेंशन का स्रोत बन रहा है, तो इससे आपको भी प्रतिबल होगा। जैसे समाज में अगर किसी का घर में आग लग गया तो आपको भी एक तरह का चिंता है कि मेरा घर में भी आग ना लग जाए, है ना। समाज में अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो आपको भी डर लग रहा है कि हम भी बदनाम ना हो जाए। तो ये सामाजिक प्रतिबल, जिससे आपको टेंशन हो सकता है, ये प्रतिबल का स्रोत है ना। संघर्ष, किसी से कंपटीशन करो तो आपको डर है कि हार ना जाए, तो ये भी प्रतिबल का स्रोत। लेकिन कुंठा एक ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी आपका प्रतिबल है ये, ठीक है। तो प्रतिबल का स्रोत कौन नहीं है, कुंठा नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं होते हैं, यानी सामान्य अनुकूलन संरक्षण जिसको GAS कहते हैं। हमने देखा GAS में 3 अवस्थाएं होती हैं, अलार्म स्टेज, प्रतिरोध और परिश्रांति। तो 3 लगा देंगे, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को सामान्य अनुकूलन संरक्षण में तीसरी अवस्था का नाम क्या है, तो तीसरी अवस्था जिसको बीमार अवस्था कहते हैं, परिश्रांति अवस्था कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण उत्पन्न करने में 3 अवस्थाओं को एक सही क्रम में लिखें। तो पहला चेतावनी अलार्म स्टेज, दूसरा हो जाएगा प्रतिरोध, तो नहीं होगा, अलार्म स्टेज चेतावनी हो जाएगा, उसका दूसरा प्रतिरोध और तीसरा परिश्रांति। यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चेतावनी, अलार्म स्टेज, प्रतिरोध और परिश्रांति। तो ये सही क्रम में ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन करा कि तनाव के कई कारण होते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तनाव के कई कारण होते हैं, अगर जिससे तनाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्याहार, प्रतिगमन, प्रतिबलक। प्रतिबलक कहते हैं उसको, है ना। प्रतिबलक से ही प्रतिबल होते हैं, तनाव होते हैं। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते, क्वेश्चन कर रहा है कि संवेग अभिविन्यस्त युक्ति किसके द्वारा वर्णित दबाव की युक्ति है। बताओ यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे। चलिए क्वेश्चन कर रहा है संवेग अभिविन्यस्त, ये हो जाएगा एडलर तथा पार्कर। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन कर हम लोगों को किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करते हैं तो संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया। बताओ 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा देना है लोजर्स तथा फोकमैन ने। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर हम लोग को जैव प्रतिप्राप्ति या बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती है ना। बायो फीडबैक की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 47 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 अवस्थाएं होती हैं बायो फीडबैक की। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। ऑप्शन बी याद रखेंगे। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था। दबाव संचार प्रशिक्षण विधि का विकास जो है आपका याद रखेंगे मीचन बॉम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 14 करा कि कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक रूप से लोकप्रिय अनुमोदन प्राप्त करने जैसा परिवर्तन लाती है। कौन सी क्रिया जीवन शैली में व्यापक, ये लाते हैं व्यायाम, यानी अगर एक्सरसाइज करते हो है ना, व्यायाम करते हो, ऑप्शन
सी हो जाएगा। व्यायाम करते हो तो क्या होगा कि जीवन शैली आपका सुधरेगा, लोकप्रिय अनुमोदन और प्राप्त करने जैसी परिवर्तन लाती है। व्यायाम जितने बच्चे सी लगा रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो हमें दबाव में डालती है, तो चुनौतियां बिल्कुल दबाव में डाला जाएगा, समस्या के दबाव में डाला जाएगा, कठिन परिस्थिति अगर दबाव में डाला जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे दबाव में डालती है। क्वेश्चन कर हम लोग को कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन है, बताओ इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन है। 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को राइट लगा देना है, तो याद रखेंगे ये कौन है, ये जाएगा एडलर। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एडलर जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी के प्रतिपादक है। कह रहा है कि मानसिक बीमारी का वर्गीकरण का अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है। मानसिक बीमारी के लिए अलग अलग जो है मॉडल है, दो संस्था है जो मानसिक बीमारियों के लिए एक क्या कहते हैं उपकरण तैयार करता है ना। तो एक तो आपका विश्व स्वास्थ्य WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, और एक अमेरिकी मनोविज्ञान संघ, ये दो जो है मानसिक क्या कहते हैं बीमारी के वर्गीकरण में एक तरह का अलग अलग दोनों जो अलग अलग पद्धति तैयार करता है। तो DSM जो है ये अमेरिकी संघ द्वारा तैयार किया था, और ICD जो है वो WHO के द्वारा तैयार किया था। तो दो संगठन है जो कि तैयार करता है। हमें पूछा गया नया कौन सा है, अभी नवीनतम कौन सा है, तो इनमें से कोई भी अभी नवीनतम नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान में करंट में बात करें तो अमेरिकी मनोविज्ञान संघ द्वारा जारी किया गया जो अभी नवीनतम मॉडल है वो DSM 5TR चल रहा है, ठीक है। और ICD द्वारा तैयार किया गया ICD 11 चल रहा है, ICD 11 चल रहा है। मतलब क्या हुआ ये, जैसे कि आप लोग कोई फ़ोन लेते हो ना, तो फ़ोन का तो धीरे धीरे अपग्रेड होता है, जनरेशन चेंज होता है। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेते हो तो क्या होता है, जनरेशन चेंज होता है। पहले सेकंड जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन था, थर्ड जनरेशन था, आज वर्तमान में देखोगे तो लगभग 14 जनरेशन तक आ चुका है ना। तो इस तरह से अलग अलग जनरेशन में अपडेट होता है। तो उसी तरह जो है WHO ने ICD का निर्माण किया था। तो पहला जनरेशन आया, दूसरा, तीसरा, आज जो है 11 जनरेशन चल रहा है। ICD 11 क्या होगा, एक नवीनतम हो जाएगा। उसी तरह WHO ने DSM का विकसित किया था। तो DSM 1 हुआ, फिर 1TR हुआ, फिर 2 हुआ, 2TR हुआ, फिर 3 हुआ, 3TR हुआ, 4 हुआ, 4TR हुआ, 5 हुआ, 5TR हुआ। यहाँ पे 5TR है ही नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में 5TR चल रहा है। तो ये दोनों भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस हिसाब से अगर दोनों में अगर एक ऑप्शन को चुनना है तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 5TR, यानी ये दो जनरेशन पीछे है। और ICD बात करें तो ICD 11 आया, यानी एक जनरेशन ये पीछे है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ICD 10 जो है ये नवीनतम है। अगर यहीं पे DSM 5 दे देता और TR दे देता तो फिर ये नवीनतम हो जाता, क्योंकि 5TR सबसे लेटेस्ट है और ICD का 11 सबसे लेटेस्ट है। तो यहाँ पे दोनों में कोई लेटेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो देख रहे हैं तो ये 10 जो है एक स्टेप पीछे है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगर DSM 4 देखें तो 2 स्टेप पीछे है ये, क्योंकि अभी DSM का 5TR आ गया, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद फिर 5TR आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या लगता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा को रोगी को भूख कम लगती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है इसमें क्या होता है, रोगी जो है खाना कम खाते, क्यों कि हमारा वजन बढ़ जाएगा। इसके लिए वो उल्टी भी कर देते कई बार। डाइट जिस तरह डाइट का जो प्लान करते हैं कि नहीं हम खाना ज़्यादा खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऐसे रोगी को एक कोई व्यक्ति क्या होता है बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, उसको कहते हैं बुलिमिया। तो बुलिमिया जो ज़्यादा खाना खाता है, एनोरेक्सिया जो कम खाना खाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा का कैसा विकार जिसको हम लोग जिसमें भूख कम लगती है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को निम्न में से कौन असामान्यता का प्रकार नहीं है। असमानता का प्रकार नहीं है, बताओ यहाँ पे। मानसिक दुर्बलता, अभियोजन की उपयुक्तता, मन स्नायुकृति, मनोविकृति, बताओ। क्वेश्चन नंबर 54 का आप लोग को फटाफट से राइट आंसर लगा देना है। तो याद रखेंगे जो अभियोजन की उपयुक्तता ये असमानता का प्रकार नहीं होगा। असमानता क्या होता है, जो सामान्य से अलग हो, है ना। मनोविकृति, इससे इंसान असमान व्यवहार कर सकता है, उल्टा पुल्टा हरकत कर सकता है। मनोस्नायु विकृति, दिमाग खराब हो तो इंसान उल्टा पुल्टा हरकत कर सकता है, असामान्य व्यवहार कर सकता है। मानसिक दुर्बलता, दिमाग कमजोर हो तो उल्टा पुल्टा हरकत कर सकता है। तो ये सारे के सारे असमानता का प्रकार है ना। इंसान असमान व्यवहार कर सकता है, लेकिन अभियोजन की उपयुक्तता ये असमान से मतलब नहीं है। ये ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि असमान व्यवहार या असमान व्यक्ति का अध्ययन ही असमान विज्ञान है, ये कथन किसने दिया था। तो ये कथन बताओ किसने किया था। आइजेनक या क्या कहते हैं क्रिस्कर, जेम्स ट्रेवर, ब्राउन, बताओ। 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर लगाओगे तो याद रखेंगे ये कथन जो दिया था ये आइजेनक दिया था। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को कि फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोविज्ञान को जाना जाता है, बताओ।
फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से हिपोक्रेटिस को जाना जाता है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रखे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी में मिले, तो 10वीं से 16वीं शताब्दी में मिले थे सामूहिक पागलपन। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसने लिखा था, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक, बताओ। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन डी लगा देना है यहाँ पे, है ना, क्रेपलिन ने लिखा था। किसने, क्रेपलिन। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहते हैं मैस्मरिज में चिकित्सा सिद्धांत की अवस्थापना किया था, तो मैस्मरिज नाम से दिख रहा है आप लोग को, है ना, एंटर मैस्मर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा हम लोग किस संत तक क्या कहते हैं कि आंगिक दृष्टिकोण से अपनी चरम सीमा पर थी, किस संत तक आंगिक दृष्टिकोण से अपनी चरम सीमा पर था, है ना, आंगिक दृष्टिकोण से अपनी चरम सीमा पर था। बताओ यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे, 1915 लगा देना, 1915। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करा है कि असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं, असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक कौन माने जाते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को राइट आंसर लगा देना, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं असामान्य मनोवैज्ञानिक के आधुनिक युग के जनक। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करा है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट को किस मनोवैज्ञानिक ने 3 भागों में बांटा। इंसान के जो शरीर का बनावट को जो 3 भागों में बांटा वो है सेल्डन ने मनुष्य के शरीर को 3 प्रकार में बांटा। एक तो मोटाकार गोलाकार व्यक्ति, दूसरा क्या कहते हैं कि आयताकार व्यक्ति जो कि बॉडी बिल्डर वाले व्यक्ति हो गया, और तीसरा लंबाकार व्यक्ति जो कि पतले दुबले वाले व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सेल्डन ने बांटा है। ऑप्शन डी पे आप लोग को राइट लगा देना है। आगे बात करते कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वसा की विशिष्टता क्या होती है। एनोरेक्सिया नर्वसा भी हमने बताया, एनोरेक्सिया नर्वसा यानी जो क्या करते हैं खाना कम खाते हैं, जिसमें भूख कम लगती है, और बुलिमिया में क्या होता है भूख ज़्यादा लगती है। तो पूछा गया स्नायु विकृति है, नहीं। अपर्याप्त भोजन से वजन की कमी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यानी ये भोजन कम खाते हैं जो एनोरेक्सिया नर्वसा होती है, इसकी विशेषता यही होती है। कह रहा है कि निम्न में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। पहले हम समझते हैं असामान्य व्यवहार क्या है। असामान्य व्यवहार ये है जो सामान्य से अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ, छोटा बहुत फनी वाली बात, आप सब कोई हंस रहे हो, एक तरह का सामान्य नॉर्मल है। लेकिन अगर मैंने फनी कोई ऐसी बात बोला लेकिन सब आप रो रहे हो, है ना, रोने का आंसू वाला इमोजी भेज रहे हो, तो पता क्या चलेगा कि अरे यार मतलब ये तो पागलपन वाला हाल तो गया। यहाँ पे मैंने फनी बात बोला, अच्छी बात बोला, और यहाँ पे उल्टा रो रहा है, मतलब क्या ये असामान्य हो गया। जबकि आपको हंसना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, उल्टा कर दिया। उसी प्रकार से अगर मान लो कोई इंसान की किसी की मृत्यु हो गई है, आप उसको देखने गए हो और जाकर के डांस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो, मतलब ये असामान्य हो गया, जबकि आपको वहाँ पे शोक मनाना चाहिए था। तो यही होता है। ऐसा नहीं कि डांस करना खुशी मनाना गलत है, लेकिन उसका स्थिति परिस्थिति के अनुसार, तो स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अगर हम कोई कार्य करते हैं जो वहाँ के लिए परफेक्ट होता है उसको सामान्य कहेंगे। अगर हम स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करते हैं जो वहाँ के लिए परफेक्ट नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, उसको हम असामान्य कहेंगे। अगर आप डीजे लेकर डांस कर रहे हो और मस्ती कर रहे हो, ये सामान्य हो सकता है जब आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो। लेकिन अगर किसी की मृत्यु में जाते हो, किसी को देखने वगैरह, तो वहाँ जाके ऐसा करते हो, तब तो फिर ये असामान्य हो जाएगा। तो कई बार पूछा जाता है कि सामान्य और असामान्य में किस चीज़ का अंतर है, बस क्वांटिटी, मात्रा का अंतर है। जैसे कि अगर कोई ऐसी बात बोला, थोड़ा बहुत आपने हंसा तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, लेकिन आप इतना हंस रहे हो 2 दिन तक आप हंसते रह रहे हो, तो फिर क्या हो गया, फिर तो आपको पागलपन वाला हरकत आ गया, यानी आप उल्टा पुल्टा हरकत कर रहे हो। यहाँ पे क्या बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गया, यानी हंसने की मात्रा को आपने बढ़ा दिया और आप असामान्य बन गए, है ना। कहीं पे जा रहे हो, अगर खाना खा रहे हो, नॉर्मल थोड़ा बहुत खाना खा रहे हो, बिल्कुल सामान्य है, लेकिन आप खाना ही खा रहे हो पूरा दिन, छोटा छोटा चख रहे हो, फिर खाना खा रहे हो, फिर चख रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, मतलब क्या हो गया, असामान्य हो गया। तो जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो ये असामान्य हो जाता है। डांस कर रहे हो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन पता चला 2 दिन तक आप डांस कर रहे हो, तब तो फिर आपको क्या कहेगा, उल्टा पुल्टा हरकत करने वाला कहेगा, आप क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। इन डांस की मात्रा को आपने बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा असामान्य। तो निम्न में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है, तो मानसिक असंतुलन, क्रोमोसोम का असमानता, याददाश्त का कमजोर होना, है ना, ये तीनों के तीनों असामान्य है। अगर आपका दिमाग असंतुलन होता है, दिमाग बिगड़ जाता है, तो आप उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम का असमानता, आपके अंदर में जो क्रोमोसोम होता है वो अगर सही नहीं है तो इससे भी आप उल्टा पुल्टा हरकत करेंगे। याददाश्त कमजोर है, याददाश्त अगर आपका कम है तो भी आप उल्टा पुल्टा हरकत कर सकते हैं। लेकिन शरीर दुबला पतला हो, मोटा हो, इससे असामान्य हरकत का कोई मतलब नहीं है। तो शारीरिक गठन हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी पे हम लोग को बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर क्या होता है, अभी हमने समझाया। इसमें अंतर होता है मात्रा का, केवल क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी बढ़ा दे रहे हो वो असामान्य हो जाएगा। अगर आप लोग क्या कहते हैं, कुछ कमेंट कर रहे हो, मैंने कुछ पूछा सवाल,
कमेंट में आप आंसर दे रहे हो तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसी आंसर को जब क्लास स्टार्ट हुआ है उस टाइम से अभी तक दे ही रहे हो तो मतलब आप असमान हरकत कर रहे हो। मात्रा को बढ़ा दिया आपने, कमेंट की मात्रा बढ़ा दिया, मतलब क्या हो गया, असामान्य हो गया। एक दो कमेंट कर रहे थे ठीक था, लेकिन उसी कमेंट को आप उस टाइम से अभी तक करते आ रहे हो, मतलब क्या हो गया, असामान्य हो गया। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मात्रा का होता है अंतर सामान्य और असामान्य में, बस खाली क्वांटिटी बढ़ा दो असामान्य कहला जाओगी। निम्न में से किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, बताओ अपराध शास्त्र का पिता किसको बोलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट लगाना है, बताओ अपराध शास्त्र का पिता याद रखेंगे किसको कहते हैं, तो लोम्ब्रोसो। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन जो है बुलिमिया विकार है। तो बुलिमिया हमने दिखाया जिसमें भोजन विकार है, जिसमें भोजन ज्यादा खाता है, इंसान को भूख ज्यादा लगता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बुलिमिया क्या है, जाएगा भोजन विकार है। एनोरेक्सिया बुलिमिया दोनों भोजन विकार है। एनोरेक्सिया में भोजन कम खाता है, बुलिमिया में भोजन ज्यादा खाता है। द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार होते हैं, द्विध्रुवीय के दो होते हैं, उन्माद होते हैं, एक क्या कहते हैं कि उन्माद, और एक क्या होता है उसको अवसाद, ठीक है, उन्माद और अवसाद। उन्माद मतलब खुशी, अवसाद मतलब डिप्रेशन, ठीक है। तो दो ध्रुवीय के दो होते हैं, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा उन्माद और अवसाद। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को कि बार बार हाथ धोना का लक्षण क्या है। अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धो रहा है मतलब क्या है, वो मनोग्रस्त बाध्यता से पीड़ित है। अब लोग मनोग्रस्त बाध्यता क्या होते हैं, मनोग्रस्त मतलब दिमाग में कोई चीज बार बार आप सोच रहे हो कि उसने मुझे क्यों ये बात बोला, उसने मुझे ये बात क्यों बोला। अगर यही चीज बार बार दिमाग में सोच रहे हो 2 दिन 4 दिन तक, मतलब क्या आप मनोग्रस्त का शिकार हो गए, एक ही चीज को बार बार सोच रहे हो। और बाध्यता मतलब एक ही एक्टिविटी को बार बार करना, जैसे एक बार हाथ धो लिया फिर भी लग रहा है कि शायद हाथ नहीं धोए, फिर हाथ धोने जा रहे हो, फिर लग रहा है कि शायद कोई धुला वाला गिर गया होगा, एक बार फिर हाथ धो रहे हो। तो ये बार बार जो आप कर रहे हो ना, ये हो गया बाध्यता। आपने पैसा कहीं पे गुम कर दिया या फिर खो दिया, आप पॉकेट में बार बार हाथ डाल के चेक कर रहे हो, अरे यही पॉकेट में तो रखा हुआ था कहाँ चले गया, पॉकेट में तो रखा हुआ था कहाँ चले गया, आप बार बार चेक करो, मतलब क्या है, ये बाध्यता है। तो मनोग्रस्त बाध्यता स्नायु विकृति, जो कि क्या है, ये बार बार हाथ धोना है, मनोग्रस्त बाध्यता स्नायु विकृति हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक असामान्यता का जैविक कारक नहीं है। कौन जैविक कारक नहीं है, तो अनुवांशिकता जो कि एक जैविक कारक है, यानी आप अपने पिता से जो गुण लिए उसको अनुवांशिकता कहते हैं। तो हो सकता है आपके पिता में असमानता है तो आप में भी आ सकता है, तो एक जैविक कारक में अनुवांशिकता बिल्कुल सही है, क्योंकि जीवों से अब है, आपका पिता भी जीव है, आप भी जीव है ना। तो अनुवांशिकता जो कि एक जैविक हो जाएगा, यहाँ पे जैविक कारक नहीं देखना है। आरंभिक वंचन, शारीरिक संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये दोनों के दोनों है। आरंभिक वंचन जो कि जैविक कारक नहीं होगा, ऑप्शन बी लगा देना है, क्योंकि शरीर का संरचना भी एक तरह जैविक है, आपका शरीर है, जिंदा है, जीव है, तो ये भी जैविक हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि, आपके शरीर के अंदर ग्रंथि पाई जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा। जबकि आरंभिक वंचन कोई जैविक से संबंध नहीं है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मानसिक विकृति जिसमें व्यक्ति व्यायामों से पीड़ित होते हैं उसे क्या कहते हैं। व्यायामों से जो पीड़ित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से। स्थिर व्यायाम विकृति, बताओ 71 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करोगे फटाफट से। तो व्यायाम से जो पीड़ित होते हैं उसको व्यायाम विकृति, व्यायाम बीमारी कहते हैं, है ना। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करें हम लोग को, फ्रायड के मनोविश्लेषण का एक रूप कौन सा है, तो मुक्त सहचर्या, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अल्बर्ट एलिस ने निम्न में से किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया था। एल्बर्ट एलिस, बताओ एल्बर्ट एलिस ने किस चिकित्सा, 73 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को राइट लगा देना है, ऑप्शन बी व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादित किया था एल्बर्ट एलिस, ऑप्शन बी पे आप लोग को राइट लगा देना है। कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा आधारित किस पर है, तो ये सीखने के सिद्धांत पर, अभी हमने बताया, जिसको अधिगम सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा के निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जा सकती है, तो इसमें जो है आपका मॉडलिंग तकनीक, बायोफीडबैक, औद्योगिक चिकित्सा, कर्मिक विसंवेदन, व्यवहार चिकित्सा कौन सी तकनीक को उपयोग में नहीं लाई जा सकती है, तो याद रखेंगे आपको ऑप्शन डी पे राइट लगा देना है। औद्योगिक चिकित्सा इसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, मॉडलिंग, बायोफीडबैक और कर्मिक ये सब जो है उपयोग में लाया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि मनोचिकित्सा का अर्थ क्या होता है, तो मानसिक रोगियों का उपचार करना, इंसान के दिमाग का उपचार करना ही मनोचिकित्सा का अर्थ होता है। कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है, तो फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति, बताओ फटाफट से। 77 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को राइट आंसर लगा देना। तो फ्रायड के अनुसार जो दमन है ना, दमन वो सबसे क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग को सी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 78 करा कि निम्न में से समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है। समायोजन के क्षेत्र में कौन आता है, 78 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। तो समायोजन के क्षेत्र में आता है आपका, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते क्वेश्चन करा कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है। जो श्वसन अभ्यास है यानी सांस लेना, और इसको हम लोग योग में प्राणायाम कहते हैं, है ना। आसन जो हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह का पैर हाथ को एक तरह का एक
अलग अवस्था में बैठ जाते हैं, हाथ को सीधा रख लेते हैं और दोनों पैर को एक तरह का क्या करते हैं मोड़ लेते हैं, ये आसन हो गया। ध्यान में क्या होते हैं, हम आंख वगैरह बंद कर देते हैं, वो ध्यान हो गया। और प्राणायाम में क्या होते हैं, प्राणायाम में सांस को गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। तो श्वसन अभ्यास का योग को क्या कहते हैं, इसको प्राणायाम कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को कि कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ था। तो कार्ल रोजर्स के द्वारा जो है याद रखेंगे क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, है ना। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को कि प्राकृतिक आपदा उदाहरण किसका है। तो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण जो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप, चक्रवात, ये सारे के सारे प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन करें हम लोग को मनोचिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो जो मनोचिकित्सा का उद्देश्य है वो हो जाएगा आपका जीवन शैली को सुधार में सहायता करना। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्रमबद्ध और संवेदीकरण किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है। तो क्रमबद्ध और संवेदीकरण किस चिकित्सा, तो याद रखेंगे क्रमबद्ध व्यवहार चिकित्सा, लोगो चिकित्सा, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा, क्रमबद्ध। 83 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को राइट आंसर लगा देना है। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन ए लगा देना है, व्यवहार चिकित्सा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन करें हम लोग को अनुरूपता सामाजिक प्रभाव को कौन सा रूप है। अनुरूपता, देखो अनुरूपता होता है आज्ञा पालन होता है और अनुपालन होता है। जो आज्ञा पालन होता है वो प्रत्यक्ष होता है और क्या कहते हैं अनुपालन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। और अनुरूपता जो होता है वो आपका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन का दोनों नहीं 1 मिनट। आज्ञा पालन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अनुरूपता जो वो होता है अप्रत्यक्ष और जो अनुपालन होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। तो 3 चीज होता है आज्ञा पालन, अनुपालन और अनुरूपता। हमें अनुरूपता पूछा गया तो अप्रत्यक्ष होगा, अगर आज्ञा पालन पूछता तो प्रत्यक्ष हो जाता है, अगर अनुरूपता पूछता तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों हो जाता। फिलहाल यहाँ पे हमें अनुरूपता पूछा है, ऑप्शन सी जगह। अनुपालन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा। आज्ञा पालन सामाजिक प्रभाव कौन सा हो जाएगा। तो अब आज्ञा पालन हमने बताया आज्ञा पालन हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। आज्ञा पालन क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बोलो सर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये सब नहीं समझे क्या होता है। देखो जब हम डायरेक्ट किसी पर अधिकार दिखाते हैं वो प्रत्यक्ष हो जाता है और जब हम डायरेक्ट किसी पर अधिकार नहीं दिखा पाते हैं वो हो जाता है अप्रत्यक्ष। जैसे कि एक टीचर अपने बच्चे को कोई सामान लाने के लिए बोल रहे हैं, पानी लाने के लिए बोल रहे हैं, डायरेक्ट अधिकार जता रहे हैं, तो ये हो गया आज्ञा पालन, है ना। आज्ञा पालन में क्या हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को कोई सामान लाने के लिए बोल रहे हैं, एक हुक्म है, मानना पड़ेगा, अधिकार है उसके ऊपर, तो एक ये आज्ञा पालन में होता है। अक्सर आज्ञा पालन क्या होता है, आज्ञा पालन के लिए आपके सामने हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप उसी के पालन करेंगे ना जो आपसे बड़ा होगा। आपसे जो छोटा होगा उसका आज्ञा पालन थोड़ा ना करेंगे। अगर छोटा कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है और आप कर रहे हो वहाँ पे आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो, क्या कहते हैं कि आप बोलोगे आप तुम हम पे हुक्म जताओगे इतना छोटा होकर के, ऐसे बोलोगे। लेकिन कई बार अगर आप कर दे रहे हो तो फिर आज्ञा पालन नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है आप वहाँ पे अनुपालन कर रहे हो उसका, ठीक है। उनकी बात को मान रहे हो कि चलो कह रहा है तो मान लेते हैं। और आज्ञा पालन क्या होता है आपको मन है या नहीं है करने का, आपको पानी लाने का मन है या नहीं है, लेकिन आप डर से ला रहे हो, मतलब क्या है ये आज्ञा पालन है, आप पर अधिकार है उसका। तो अधिकार क्या होता है प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट आपको कह सकता है। लेकिन अनुपालन क्या है वो प्रत्यक्ष नहीं होता, कई बार सिफारिश भी करना पड़ता है, किसी को कहना पड़ता है कि वो मेरी बात मान जाए। जैसे कोई बड़ा आदमी से कुछ कहना होता है तो सिफारिश करना होता है कि फलाना मेरे जाओ ना उसको थोड़ा मेरे बारे में कुछ कहो ताकि हमें वो बात मेरा वो काम कर दे। तो ये अनुपालन हो गया, इसमें अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जिस पर अधिकार की बात होती है वहां पे डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो आज्ञा पालन क्या हो जाएगा ये प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी आज्ञा पालन कब होता है जब हमेशा बड़ा आदमी छोटे पर कुछ सलाह दे कुछ कहे तो वहां पे आज्ञा पालन होता है। और अनुपालन क्या होता है वहां पे कुछ भी नहीं होता, बड़ा हो सकता है सामने वाला, बड़ा को भी मनाना होगा तो हम क्या कर सकते डायरेक्ट नहीं मना सकते, किसी के सहारे अप्रत्यक्ष रूप से मना सकते हैं। देखो अनुपालन पूछ लिया, अनुपालन सामाजिक प्रभाव कौन सा हो जाएगा, तो अनुपालन क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि अनुपालन में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, किसी का सहारा लेते हैं या फिर हमें झुकना पड़ता है वहाँ पे, तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। सॉरी अनुपालन पूछा है ना, 1 मिनट अनुपालन पूछा है, यहाँ पे आपको अनुरूपता नहीं पूछा है, ठीक है। अनुरूपता और एक अनुपालन होता है, ठीक है। अनुपालन, अनुरूपता और आज्ञा पालन। अनुरूपता में किसी का देख करके होता है, अनुरूपता में अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। सॉरी अनुरूपता में अप्रत्यक्ष होता है, अनुपालन में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों होता है। यानी अगर आप किसी को कोई काम कर रहे हैं आपसे वो बड़ा है, अगर आपका बात मान जा रहा है मतलब वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। अगर बात वो नहीं मान रहा है, आप किसी के सिफारिश से उसको मनवा रहे हैं तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। तो अनुरूपता में मान भी सकता है, कई बार हमें सिफारिश भी लगाना पड़ता है, इसलिए ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों हो जाएगा। लेकिन अनुरूपता जो होता है उसमें जो हमेशा किसी का दूसरे का देख के ही सीखना पड़ता है, दूसरे की सहारा करना पड़ता है। जैसे ग्रुप,
एक ग्रुप में एक कोई ड्रेस पहन के आ रहा है, लेकिन आप भी उस ग्रुप में शामिल हो गए, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको देख करके आप भी क्या कर रहे हैं, ड्रेस पहन रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वही काम कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। आपको कोई कहा नहीं कि ड्रेस के लिए, लेकिन आप देखिए सब ड्रेस में अच्छे लग रहे हैं तो हम भी ड्रेस ले, आप भी खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ड्रेस चाहिए। तो वो जो अनुरूपता होते हैं उसमें जो अप्रत्यक्ष होते हैं, आज्ञा पालन में प्रत्यक्ष होते हैं और अनुपालन में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। आगे बात करते हैं किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को आदेश देना, उदाहरण क्या है। तो शिक्षक क्या है, बच्चे को बोलेगा, यानी आज्ञा पालन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आज्ञा पालन। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन कर हम लोग को सामाजिक प्रभाव की कौन सी प्रक्रिया नहीं है। तो सामाजिक प्रभाव में जो सामाजिक समन्वय ये प्रक्रिया नहीं है, और सामाजिक प्रभाव में अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञापालन ये तीनों है। अनुरूपता क्या हो गया, जब हम किसी को देख के सीखते हैं, जैसे ग्रुप में कोई ड्रेस पहन रहा है उसके जैसा हम भी पहन रहे हैं, ये अनुरूपता हो गया। अनुपालन यानी अपने बड़े से अपने बड़े को मना रहे हैं, या फिर किसी को कुछ काम करवा रहे हैं, वो मेरा अनजान है, उसमें मेरा हक नहीं है, फिर भी उसको काम करवा रहे हैं, ये अनुरूपता हो जाएगा। अनुरूपता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। और आज्ञापालन जिसमें हमारा हक है कि हमें उसको काम करा रहे हैं, तो वो हमारा काम करेगा ही, क्योंकि हमसे वो डरता है, तो ये आज्ञापालन हो गया। तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, सामाजिक प्रभाव का एक प्रक्रिया है, जबकि ये नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। सामाजिक प्रभाव कौन सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष बात करें तो आज्ञापालन प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां जो है किस चीज में आ जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को राइट आंसर लगा देना है। तो ये चाटुकारिता जो है, ये पारस्परिकता, ये सब जो आ जाता है अनुपालन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिफारिश की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे हम अपने बड़े को कुछ बात मनवा रहे हैं, तो उसके लिए हमको चाटुकारिता करना पड़ता है, उनकी तारीफ करना पड़ता है, थोड़ा उनके आगे पीछे होना पड़ता है, ठीक है। तो ये अनुपालन में आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते करा कि अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है। तो अनुरूपता सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण होती है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। 51 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे बी लगा रखे हैं, चलो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का कि निम्न में से कौन सा अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह संबंधित है। तो अनुरूपता को प्रभावित जो करेगा, अनुरूपता में क्या होगा, समूह का आकार है ना, यानी जितना बड़ा समूह होगा वो ज़्यादा अनुरूपता को प्रभावित करेगा। यानी ज़्यादा समूह में ज़्यादा लोग अगर ड्रेस पहन के आए हैं, तो जो एक दो बच्चा कम है जो ड्रेस पहन के नहीं आए हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन अगर समूह में अगर क्या कहते हैं कि आधा बच्चा ड्रेस पहन के आधा बच्चा नहीं आएगा, तो उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर समूह का आकार में ज़्यादातर बच्चा एक काम कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है उसको फर्क पड़ेगा। तो कह रहे हैं निम्न से कौन अनुरूपता को प्रभावित करता है। तो समूह का आकार, जितना बड़ा आकार समूह का होगा उतना जो है फर्क पड़ेगा, प्रभावित पड़ेगा। ऑप्शन ए पे आप लोग को राइट लगा देना है। क्वेश्चन करा कि समूह में लोगों के सम्मिलित होने का कारण क्या है। कोई व्यक्ति समूह में क्यों सम्मिलित होते हैं। तो वो सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ये सभी के लिए कोई ग्रुप में शामिल होते हैं, ताकि हमें सुरक्षा मिले, सेफ्टी मिले, हमारा इज्जत हो और हमारी जो प्रतिनिष्ठा हो। चलिए कह रहा है कि उच्चतम संगठित समूह कौन है। तो सेना उच्चतम संगठित समूह है। क्यों, क्योंकि सेना में हर एक चीज़ रूल का फॉलो किया जाता है, इसमें रूल को काटा नहीं जाता है, इसलिए जो सेना क्या हो जाएगा, उच्चतम संगठित समूह हो जाएगा। यानी उच्चतम संगठित समूह वैसे आते हैं जिसमें हर तरह से रूल को फॉलो किया जाए, रूल का कोई भी दुरुपयोग ना किया जाए। तो सेना क्या हो जाएगा, उच्चतम समूह संगठन जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कूले ने समूह को कितने भागों में विभाजित किया। तो कूले ने समूह को 2 भाग में, प्राथमिक और गौण, है ना। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते क्वेश्चन करा हम लोग को निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। तो समूह संरचना में भूमि, मानक, पद, ये तीनों जो है तत्व होते हैं, लेकिन समूह सोच कोई समूह संरचना तत्व नहीं है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 97 का धर्म किस तरह के समूह का उदाहरण है। तो धर्म जो कि प्राथमिक समूह आ जाएगा। यानी प्राथमिक समूह किसको बोलते हैं, जो हमारा पहले से अपनाया गया समूह है, ग्रुप है। जैसे कि धर्म है, तो हम जन्म होते ही हम अपना एक धर्म में पैदा होते हैं, तो हमारा ये प्राथमिक हो जाएगा। हमारा परिवार है, ये प्राथमिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं तो फिर हमारा ये द्वितीयक हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम किसी स्कूल कॉलेज में किसी को दोस्त बना रहे हैं, किसी ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो ये द्वितीयक हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो जिस चीज़ में, जिस घर में पैदा हुआ, जिस घर में हमने पैदा हुआ, जिस धर्म पैदा हुआ, तो वो सारे के सारे हमारा प्राथमिक हो जाएगा। जो हमारा रिश्तेदार पैदा होने से बन जाता है, वो हमारा जो समूह होगा प्राथमिक हो जाएगा। लेकिन जब हम अपने बनाते हैं बाद में जाकर के पढ़ लिख करके आगे किसी स्कूल कॉलेज में, यहाँ कहीं भी जाते हैं, वहाँ जाकर हम अपना जो ग्रुप बनाते हैं, फिर वो हमारा द्वितीय ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्या हो जाएगा, धर्म हमारा प्राथमिक हो जाएगा, क्योंकि हम पैदा जो होते हैं उसी से हमारा धर्म मिल जाता है मुझे, तो ये प्राथमिक हो जाएगा। कह रहा है कि प्राथमिक समूह को किसने प्रस्तुत किया था। तो प्राथमिक समूह को कूले, है ना। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन बी पे आप लोग को राइट लगा देना है 98 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 98 नंबर जिसका जितने बच्चे बी लगा रखे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि औपचारिक समूह का उदाहरण क्या है। औपचारिक समूह जिसमें रूल रेगुलेशन इतना अच्छा नहीं होता है, सॉरी
औपचारिक इसमें रूल रेगुलेशन होता है और अनौपचारिक इसमें रूल रेगुलेशन नहीं होता है। तो खेल समूह में इतना रूल रेगुलेशन नहीं होता, आपस में खेलते हैं तो कुछ भी जैसे मन तैसे हम लोग खेल लेते हैं। इसमें कोई नियम कानून नहीं होता है, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं होता है कि तुम मोबाइल नहीं चला सकते हो, तुम यहाँ आते हो काम में तो पूरा काम में ही ध्यान दो, पूरा ड्रेस पहन के आपको आना पड़ेगा, हर एक चीज़ का रूल रेगुलेशन नहीं होता इतना खेल में, ठीक है। परिवार में भी ये सब कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि रिस्पेक्ट से बात करो, ऐसे ऐसे यानी इतना बजे खाना मिलेगा, इतना बजे तक ड्यूटी है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। खेल ये परिवार जो है द्वितीयक समूह में आ जाता है, मतलब क्या कहते हैं अनौपचारिक में आ जाता है। और लेखक उपक्रम जो है, कोई जो समाचार वगैरह लोक उपक्रम होता है, वहाँ पे हर एक चीज़ रूल रेगुलेशन के साथ होता है, क्या चीज़ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना ऑफिस का समय है, कितना छुट्टी का समय है, कितने टाइम में क्या करना है, मोबाइल का यूज करना नहीं करना, हर एक चीज़ का रूल रेगुलेशन प्रॉपर नियम कायदे से चलता है लोक उपक्रम। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा, और ये दोनों अनौपचारिक हो जाएगा। ऑप्शन हमें ए राइट लगाना है क्योंकि हमें औपचारिक समूह देखना है। 100 नंबर क्वेश्चन का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। और टोटल हमारा 100 क्वेश्चन था और फाइनली हमने टोटल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग करना है क्या, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और जो बच्चे लाइक नहीं कर रखे हैं फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिए। बाकी बेहतर तरीके से आप अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लो, 75 43 044 368, ठीक है। यहाँ पे आपको साइकोलॉजी बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं क्रैश कोर्स में, ठीक है। और क्रैश कोर्स हम लोग का बहुत जल्दी आ रहा है। उम्मीद क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग अभी से, है ना। उम्मीद क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग जो है क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, सारा चीज़ बेहतर तरीके से आप लोग को समझाया जाएगा क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो चलो फिर इस क्लास को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।